आइएगा देखेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग तीसरा नंबर चैप्टर जो है हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव का, और पीछे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया था। तीसरा नंबर में देखेंगे सबसे पहला प्रश्न, जल्दी जल्दी सब आंसर कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसका है? आंसर करेंगे क्रोउमर का है। क्रोउमर नाम का एक अर्थशास्त्री है, उनका परिभाषा मुद्रा जो है स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। दूसरा है कि ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह अक्सर पूछा जाता है। मुद्रा चलन के नियम से संबंधित है ग्रेसम का नियम। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? मूल्य का स्थिरीकरण जो है मुद्रा का कार्य नहीं है। बाकी मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिखेगा और एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है, और पूछे जाने वाला, ज़रा ध्यान से। जैसे कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था ग्रेसम का नियम अक्सर घूमता रहता है। चौथा, ऐसी विदेशी मुद्राएं जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। गर्म मुद्रा, हाँ, हॉट करेंसी बोलते इसको, ठीक है। गर्म मुद्रा क्या होता है? शीघ्र पलायन कर जाता है, मतलब जल्दी खत्म हो जाता है। चौथा, हवाला क्या होता है? हवाला, पांचवा अगला प्रश्न। विदेशी मुद्राओं का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। 6 नंबर है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? हाँ, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, मतलब ज़रूरत ज़्यादा है मगर उत्पादन कम है, वैसी मुद्रा को क्या कहते हैं? हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक है। हाँ। 7वां, सॉफ्ट करेंसी किसको कहेंगे? हाँ, सॉफ्ट करेंसी क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, मतलब पैसा ज़्यादा है, ओकरा कोई खर्चे न कर रहा, कोई सामान बन गया है ज़्यादा, मार्केट में उत्पादन ज़्यादा हो गया, उसकी बिक्री नहीं है, तो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब कि उसकी अधिकता और कमी पे निर्भर करता है। हार्ड करेंसी में क्या हो जाएगा? कम रहेगा, जबकि सॉफ्ट करेंसी में अधिक हो जाएगा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है क्या? जैसे कि माना जाए कि हमारा अगर भारत का रुपया है, ठीक है, तो रुपया जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर आसानी से सबको मिलना शुरू हो जाएगा या जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? सस्ती मुद्रा कहलाएगा। बात समझ गए? वही। फिर कहता है सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? 9 नंबर, ब्याज की कम दर। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? ब्याज की कम दर। 10वां है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति है उसे क्या कहते हैं? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सब। सुलभ मुद्रा, सुलभ। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो, मतलब एक देश से दूसरे देश में पलायन कर सकता है, वो सुलभ मुद्रा कहलाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहेंगे? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो, जो आसानी से ना मिले उसको दुर्लभ कहते हैं, जो सबको आसानी से मिल जाए उसको सुलभ कहते हैं। समझ गए ना? ना समझ में आता तो कहिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। जो सबके लिए जो हमेशा मौजूद हो वो सुलभ है, और जो कभी कभी बड़ा कोशिश करने पर मिले वो दुर्लभ। क्लियर? अब आ गया ये 12 नंबर, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी कौन होगा? जो विकसित होगा। हाँ, जो देश विकसित होगा, जैसे अमेरिका, अमेरिका की मुद्रा कैसी करेंसी है? डॉलर, हार्ड करेंसी है। अगला, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? कहाँ से लाया इतना बेहतरीन क्वेश्चन?
विधि ग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार जो है कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, वो क्या है, विधि ग्राह्य। मतलब इसको जो है वो हमारी कानूनी रूप भी मान्यता प्राप्त है। जैसे अपने यहाँ का रुपया, कोई मना कर सकता रुपया देंगे तो लेने में? कोई कहेगा कि हमको डॉलर ला के दो? भारत में कोई ऐसा कह सकता है कि हमको डॉलर ला के दो? नहीं कह सकता। विधि के द्वारा से हम बदल लेते हैं सर। हाँ, वो बदलना अलग बात है। चलिए, तो विधि ग्राह्य हो गया। आगे है कि भारत की विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सा? लीजिए अगला क्वेश्चन वही है, रुपया। हाँ, भारत में रह करके कहिएगा हमको डॉलर में बिस्कुट खरीद, तो बिस्कुटवा खरीदूँ वाला मारेगा, ऊपर से पुलिसवा आके 2 डंडा मारेगा। मारेगा सर। हाँ सर। आइए 15 नंबर कहता है सही कथन है, कथन चुनिए। हाँ, कहता है कि कथन ये कहता है मतलब बी में पहला है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। मतलब जो जल्दी पलायन कर जाए वो हॉट मनी, हवा नहीं देखते जल्दी उड़ जाता है। हाँ, गर्म हवा जल्दी उड़ जाता है, तो हॉट मुद्रा। दूसरा क्या कहा कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। मतलब मांग ज़्यादा हो वो हार्ड हो जाएगा। और तीसरा कहता है कि वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी नहीं, ये सॉफ्ट करेंसी हो जाता है तीसरा वाला। और चौथा क्या कहता है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, वही है। चलिए, तो 1 2 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर कहता है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। मोदी जी किए थे। विमुद्रीकरण कहलाता है। नयिका को हटा, पुरनका को हटा कर नयिका लाना विमुद्रीकरण कहलाता है। मुद्रा संकुचन का कारण होता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी मुद्रा संकुचन कहलाता है। अठारह नंबर पे आइएगा। मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। 18 नंबर का आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा कि मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। बाकी सही क्या कहता है कि भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक पर, बड़ा बढ़िया बेहतर है ये कथन, याद रखिएगा। आपको डायरेक्टली 4 ऑप्शन पर भी पूछ देगा कि भारत में जो मुद्रा प्रसार की दर की गणना है वो थोक कीमत सूचकांक के आधार पर है। दूसरा कहता है मुद्रा प्रसार की माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान रखा जाता है। और तीसरा कहता है मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने पर तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। क्या कह रहा है कि मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। ठीक है, अब आ गया 19 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति। विश्व है कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है, बड़ा बेहतरीन है। मुद्रास्फीति, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है मुद्रास्फीति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए 20 नंबर। अब एक अगला आइएगा 21 नंबर पे। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है। स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति भी हो और साथ में साथ क्या हो जाए, मंदी आ जाए, उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं क्या होती हैं? 22 नंबर का आंसर करेंगे। महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति का अर्थ समझे आप लोग कि नहीं समझे?
समझ गया ना? मुद्रास्फीति में क्या होता है मुद्रास्फीति? गिर जाती है सर, फूल गिर जाता है और कीमत बढ़ जाता है। मूल्य गिर जाता है, का जो कीमत फूल बढ़ है जाता है। वो गिर जाता है और कीमत महंगा हो जाएगा सामान, हाँ, बढ़ जाएगा। वस्तु महंगा रहे। सीधा सा मुद्रास्फीति का मतलब याद रखिए कि वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, और उसी के आधार पर हमारा मुद्रास्फीति तय होता है और उसी से संबंधित इधर 2-3 को क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि मुद्रास्फीति यानी कि कीमत भी बढ़ गया है। समझ लीजिए कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ गया, साथ में मंदी भी आ गया, मतलब वो काम धंधा भी ना चल रहा, उत्पादन भी ना हो रहा, तो ऐसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और 22 नंबर भी वही कहा कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु क्या होता है, तो वो हो जाता है महंगी हो जाती है, ठीक है, महंगा हो जाता है। वही तीनों एक ही क्वेश्चन है मान्य सर। हाँ, 23 नंबर का था लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। बढ़ती कीमत हुई वस्तु का बढ़ती कीमत। चलिए ठीक है, तो इसका हो जाएगा 22 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी, महंगी हो जाती है। अगला आएंगे 23 नंबर, लगातार बढ़ती कीमतें की प्रक्रिया होती है। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर पे आएंगे, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? मुद्रास्फीति का कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं, तो इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हो जाती है तो क्या कहलाएगा? मुद्रास्फीति कहलाएगा, यानी कि महंगाई वही का वही रह जाएगा। 25वां है कि निम्नलिखित में वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देने वाला को हो जाता है कमी। हाँ, देने वाला को कमी हो जाता है। मुद्रास्फीति है ना, मुद्रास्फीति है यानी कि वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? वस्तु की कीमत बढ़ेगा। तो समझ लीजिए कि आप कोई सामान हो जो 5 रुपये में दिए और आगे चल करके वो हो गया 7 रुपये में, तो आपको क्या हो जाएगा? घटा है ना 2 रुपया के, तो यही होता है मुद्रास्फीति। हो जाएगा सर, देने वाले को लॉस होगा। हाँ, करेंसी का मूल्य घट जाएगा ना, तो उसको तो घाटा ही होगा। हाँ, वही को बोले कि देने वाला को, यानी कि हमारा जो सामान 5 रुपया वाला था वो हम 5 रुपया में बेच दिया और अगला आदमी जब आया तो वो 7 रुपये में बेचा, तो हमको तो घाटा ही हो गया ना देने वाला को। वही होता, लेने वाला को तो 2 रुपया फायदा हो गया आगे चल करके। 26 नंबर कहता है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। हाँ, ऋणी। मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? ऋणी, मतलब ऋण जो लेता है। ऋणी मतलब होता है लेने वाला। फिर कहता है लाभान्वित है मतलब प्रॉफिट में कौन रहेगा? हम जिसको दिए वही ना, तो जो लिया उसको फायदा हो गया। अगला 27 नंबर है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति की उच्च दर हो, ठीक है, और बेरोजगारी भी उच्च दर पर हो। मुद्रास्फीति यानी कि वस्तु की कीमत भी बढ़ गई है और ऊपर से बेरोजगारी है, मतलब हमारा पास खाई के रोटी न है और ऊपर से और रोटी महंगा हो गया, तो क्या होगा? स्टैगफ्लेशन, यानी कि वो नहीं कहते महंगाई में आटा गीला करना, वही है स्टैगफ्लेशन। बात समझ गए? 28 नंबर कहता है मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? मतलब महंगाई को कैसे रोकेंगे? हाँ, पहला तो कि बचत का जो बजट है उसको बचत करेंगे। प्रत्यक्ष कराधान यानी कि टैक्स वगैरह जो होता है उसमें थोड़ा सा वृद्धि कर देंगे, जो डायरेक्ट होता है, और सरकारी खर्चा जो होता है उसमें कटौती कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? मुद्रास्फीति थोड़ी सी रोकी जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर है निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है?
ब्याज दर में कमी। क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि मतलब महंगाई रोकने की विधि कौन सी नहीं है, तो ब्याज दर में कमी। ब्याज दर अगर हम कम ये कर देंगे तो हमको फ़ायदा कुछ होगा और घाटा हो जाएगा, इसलिए। बाकी क्या कहा, मांग पर नियंत्रण, मांग को नियंत्रित कर दो, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर दो और वस्तु की राशनिंग पर कर दो, वो सभी क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर देगा। 30 नंबर है कि भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। थोक मूल्य सूचकांक। 31 नंबर है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किसके द्वारा। सेम प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक पर। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, शून्य उस दर क्या है, शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य। हाँ। प्रश्न कहा कि मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मतलब महंगाई की जो है वस्तु की कीमत, वो वार्षिक दर हमेशा शून्य होगा तब, साप्ताहिक रूप से। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। हाँ, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर, यानी कि मुद्रा का जो आपूर्ति है उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि बढ़ा देंगे उसको, तब हम क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से। मतलब हमारे यहाँ अगर महंगाई आ गया है, पैसों की कमी है, तो आरबीआई और गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि थोड़ा सा मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देते हैं, ठीक है, और उससे मार्केट में पैसा फैल जाएगा, फैलेगा तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन शुरू होगा तो अस्थायी रूप से उसको नियंत्रण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप, इस सब तो एकदम दिमाग में घुसा के रखिएगा। हाँ, ऐसे खाली M1 M2 से नहीं याद रखिएगा, क्वेश्चन समझ के रखिएगा। सर्वाधिक तरल, विस्तृत मुद्रा, ऐसे कर करके पूछेगा, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। M1 M2 M3 M4 करके मुद्रा की प्रवृत्ति होती है, ठीक ना, जो समय अनुसार बदलता रहता है या कुछ ना कुछ उसमें अंतर या जोड़ होता रहता है। तो वही कह रहा है कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल, लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो किसका होगा, M1 का होता है। लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, M1 की होती है। जब मुद्रा पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में तब उसमें बेहतर समझ में आएगा, समझा देंगे उसमें। फिर कहता है कि 35 नंबर देखेंगे, किस संगठक को मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है, फैलाव वाला सबसे ज़्यादा, M3। हाँ, M3 मुद्रा जो होता है विस्तृत मुद्रा होता है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। 36 नंबर, मुद्रापूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, किसको शामिल नहीं करेंगे M3 में, डाक खानों की मांग जमा को M3 में शामिल नहीं करते। बाकी जनता के पास जो नगद है उसको जमा करेंगे, बैंकों की मांग जमा जो है वो करेंगे, और बैंकों की सावधिक जमा जो है उसको करेंगे। 37 नंबर कहता है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास जब हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, मुद्रास्फीति कहेंगे। कारण होता है जो स्टैगफ्लेशन स्थिति है, क्या हाँ, जब क्या है स्टैगफ्लेशन क्या कहता है कि गतिरोध और मुद्रास्फीति की हो, गतिरोध और मुद्रास्फीति की हो स्टैगफ्लेशन स्थिति। 39 नंबर है कि मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति का दर ऊंचा हो जाए और बेरोजगारी भी ऊंचा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होता है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, थोक मूल्य सूचकांक, मतलब क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू है ना, हम पीछे नहीं ना चल गए हैं, ठीक है ना, हमको लगा रिपीट हो रहा है, पीछे चल गए कहाँ, इधर उधर करेंगे। चलिए 40 हो गया, 41। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है किससे,
स्फीति के साथ। आर्थिक विकास जो है स्फीति के साथ होता है। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? एक ही क्वेश्चन ढेर सारा दे दिया। थोक मूल्य सूचकांक। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर पर में नियंत्रण वृद्धि को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है। 44 देखेंगे, किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? हाँ, कहता है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में कौन कौन योगदान देता है? तो रुपयों का मूल्यन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश और रुपये में पूर्ण परिवर्तनीयता, ये कहलाता है विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि का रूप। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? कहता है कि आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, आरबीआई के स्वर्ण भंडार और रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है देश के विदेशी मुद्रा भंडार में मुख्य घटक होता है। 46 है कि भारतीय मुद्रा रुपया के आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है किससे? चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से रुपया की आधिकारिक विनिमय दर। विनिमय दर का मतलब होता है ट्रांसफर, विनिमय मतलब होता है इधर उधर एक्सचेंज करना। 47 है कि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब हुआ था? पूछा हुआ प्रश्न। पत्र मुद्रा चला था 1806 में। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किसमें? पेट्रोल खरीदने में। आइए 49 नंबर है, काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? काली मुद्रा, ब्लैक मनी। यह हुआ है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है, टैक्स वगैरह जो नहीं देते वो। 50 नंबर है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। तो ये दोनों कथन हो जाएगा कि विदेशी बाजार से निर्यात सस्ता हो जाएगा और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाएगा। दोनों सही है। कब? अवमूल्यन के समय। 52 नंबर है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है क्या करना? निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। 53 नंबर है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अवमूल्यन। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम जो है स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो अवमूल्यन। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप होता है क्या होता है? मुद्रा के मूल्यन के फलस्वरूप निर्यात व्यापार का प्रसार होता है, आयात व्यापार का संकुचन होता है और आयात स्थानपति का प्रसार होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। शायद आप लोग वाला में क्वेश्चन नहीं होगा, पुराना वाला में। कहता है अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार मूल्यन किया जा चुका है? कितनी बार मूल्यन हुआ है? 3 बार। 3 बार। पहली बार कब हुआ था? 1949। पहली बार भारत का मूल्यन 1949 में। अंतिम बार 1991। और कहता है किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरण में मूल्यन हुआ? 1991। हाँ, ध्यान रखिएगा अब तक 3 बार मूल्यन हुआ है। एक हो गया 1949, दूसरा का 1966, तीसरा का 1991।
59 नंबर कहता है कि जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन था कितना प्रतिशत? 20%। 60 नंबर है, निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ था? वही कौन सा वर्ष रहेगा अवमूल्यन का 2 बार? 91 92 ना, कब का बोल रहा है? 1 मिनट। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन हुआ है? 2 बार का बात कर रहा है तो 91 92 ना। 58 नंबर क्वेश्चन वही था ना, 2 चरणों में हुआ था तो 1991 में, तो ये बोला पूरा फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर वही हो गया हमारा 91 से 92। ठीक है, आगे। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया कब? सर आंसर में 93 94। ना, वो गलती है, आगे आइए 61 नंबर पे ही पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया, वो 93 94 के केंद्रीय बजट में उसको पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। हाँ। रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ति परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर? चालू खाते पर। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। चलिए 65 नंबर कहता है भारत का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? आरबीआई। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? आरबीआई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, 70 देखेंगे, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, ये उसका काम नहीं है। बाकी क्या काम है? काम क्या है तो करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों का नियंत्रण रखना। 71 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। 71 आंसर करेंगे। हाँ, जनता से जमा स्वीकार करना, मतलब हम जो है पैसा डायरेक्ट आरबीआई में जमा नहीं करते, हम बैंक में देते हैं। तो हाँ, तो रिजर्व बैंक का काम नहीं है आप। हाँ, तो नोट निर्गमन करना, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, ये सभी आरबीआई है। फिर कहता है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। व्यापारिक बैंक द्वारा जनित साख का नियंत्रण आरबीआई करेगा। सॉरी, हम एसबीआई में लगा दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक बी में है। 73 नंबर है कि भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? आरबीआई। ढक्कन बढ़े से बंद कर देना। सबसे ज्यादा शाखा है ना सर, मतलब नहीं, शाखा और शाख में अंतर होता है। शाखा मतलब ब्रांच, शाख दूसरा होता है। ये शाख है। नहीं, वो नहीं बोले सर, मतलब आप जो लगाए होंगे ना, आप जो टिक लगाए होंगे ना सर एसबीआई में, ये सोच के लगाते हो। नहीं, हम वो नहीं सोचे, हम खाली भारतीय देखे, मार दिए हम, दूसरा ऑप्शन देखे नहीं थे, इसलिए सब। चलिए 74 नंबर है कि भारत की विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक है? आरबीआई। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक? आरबीआई। अभी फिर हम भारतीय लगाने जा रहे थे बी पर, बी में फिर स्टेट बैंक है। ये भी ध्यान दे, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा जी, ऑप्शन में ऐसे गड़बड़ाइएगा ना जैसे हम गड़बड़ा रहे हैं। हम पूरा ऑप्शन पढ़ नहीं रहे हैं, टिक कर दे रहे थे। पढ़ लेवल कीजिएगा ऑप्शन। चलिए 76 नंबर है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? आरबीआई। बोले तो रिजर्व बैंक।
भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर किसके पास है? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई को भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। सिक्का ये सभी वित्त मंत्रालय। भारत के केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? आरबीआई। आरबीआई। इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? आरबीआई। इधर का क्वेश्चन सब छोटा छोटा अच्छा है, बाकी उधर जो कुछ को दूर तक पढ़े थे ना वो बेहतरीन क्वेश्चन था, याद रखने वाला। निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तेरी आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? एक ही क्वेश्चन खाली रिपीट कर दिया। आरबीआई। आरबीआई के द्वारा। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना उद्देश्य नहीं है, बाकी आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना आरबीआई का काम है। 84 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। नाबार्ड के कार्य का परीक्षण करेगा, मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करेगा, शीर्ष बैंक है। बाकी तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। आ गया ये 85। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि, फाइनेंशियल ईयर इसका क्या है? अप्रैल से मार्च। अब अप्रैल से मार्च हो गया है। हाँ, नया वाला में अप्रैल से मार्च है। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए? 115 करोड़ का 115 करोड़ का सोना, और 15 और 85 जोड़िएगा तो 200 करोड़। 85 करोड़ जो है आपको कैश रखना होगा, ठीक है, करेंसी में, और 115 करोड़ सोना में, टोटल 200 करोड़ रखना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। नहीं 115 होगा, 86 का। आगे 87 का हो जाएगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक जो है करेंसी नोट जारी करता है, किसके अंतर्गत? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। 88 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है? कहता ना, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय किसका? सरकारी बॉन्ड का। खुला बाजार जो है सरकारी बॉन्ड से संबंधित होता है खुला बाजार। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 10 रुपया पे आरबीआई का गवर्नर का करने गया। आरबीआई के गवर्नर हम बाहर पर चल जाते सी पे। डी हो जाएगा। 92 नंबर है कि भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 पर आरबीआई के गवर्नर। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? 15। पीछे जो बॉक्स में रहता है वो नहीं, बॉक्स में 15 गो और टोटल 17 गो। आगे 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। मंगल पर जाना है अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम। अच्छा, आइए 95 नंबर। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन है? अच्छा, नया वाला सब ऐड किया है। 50 रुपये में क्या मिलेगा? 50 रुपये सांची स्तूप। 50 रुपये का टिकट कटवाइए और सांची स्तूप घूमिए, ठीक ना। आगे है, नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है?
तो रानी की बाब, बाबा किरा पर मिलेंगे, रानी की बाब किस करेंसी पे? 100 वाला 100 रुपया। अशोक का सांची स्तूप देखना है तो 50 रुपया। और रानी के बाब देखला है तो ओकर दुगना, काहे कि महिला लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस है ना, दुगना में, इसलिए। सूर्य मंदिर 10 दिन। हाँ, रानी की बाब गुजरात में है। 98 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे 100 रुपये के नोट पर किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है? रानी की बाब पाटन गुजरात में है। पाटन गुजरात। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कौन सा? देवास है। क्या है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हो जाएगा आपका देवास। हाँ, होशंगाबाद में तो दूसरा चीज़ है। चलिए आगे। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वाले के नोटों की छपाई किस प्रेस से होती है? 20 रुपया से ऊपर वाला करेंसी नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? आरबीआई जो है भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, बाकी आईडीबीआई, आईसीआईसीआई और यूटीआई। ये भारतीय मुद्रा व्यापार का मतलब होता है बैंक, बैंक मतलब जो बैंकों पैसों का ट्रांजैक्शन करता है वो। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की सर्वाधिक शाखा किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीयकरण में से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? एसबीआई का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक? एसबीआई। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? एसबीआई। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीय बैंक का प्रतीक है? बैंक ऑफ इंडिया चमकता तारा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? एसबीआई नहीं है। कैना फीना किस भारतीय राष्ट्रीय बैंक की अनुषंगी संस्था? कैना फीना केनरा बैंक। कैना फीना किस भारतीय राष्ट्रीय बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो केनरा बैंक का है। चलिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे, कल इसको पूरा कंटिन्यू करेंगे। बाकी मिलते हैं अब अगले क्लास में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।